अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे पार्ट 1 और चैप्टर है अकोस्टिक्स। तो पार्ट 1 में हम करेंगे टोटल न्यूमेरिकल्स 5 और बाकी के जो रह जाएंगे न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी हम पार्ट 1 बना रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 है अकोस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द इक्वेशन फॉर अ वेव, ये एक वेव है, ठीक है, उसकी इक्वेशन दी हुई है 3.5 sin pi by 3x minus 66t सेंटीमीटर, वेयर t is in seconds and x and y both in सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि टाइम सेकंड्स में है और x and y जो है वो किस में है, सेंटीमीटर्स में है। तो फाइंड एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड और सेकंड चीज वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, जनरल इक्वेशन होती है वेव की, एज वी नो दैट। जनरल फॉर्म क्या होती है वेव इक्वेशन की, तो ये y x कॉमा t, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, a फॉर एम्पलीट्यूड, फिर फंक्शन आता है साइन का, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है k और x, k का मतलब क्या होता है बताता हूं अभी, फिर माइनस ओमेगा t। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा जी, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, वो गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन वो क्या है, y x कॉमा t इज इक्वल्स टू 3.5 साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पाई बाय 3.0x माइनस 66t। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फाइंड क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। द फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड, इसको हम a कहते हैं, और दूसरी चीज क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। लैम्डा का निशान है, आपको पता होगा, 9th बल्कि 10th में पढ़ा होगा आपने, सिंबल होता है लैम्डा। अच्छा जी, ये दोनों इक्वेशंस देखिए एक जैसी हैं, ये जनरल इक्वेशन है और ये गिवन इक्वेशन है। तो अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराएं तो हमें क्या मिलेगा, जरा गौर से देखिएगा। अब आप देख रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं हेयर। अब देखें ए की जगह पे कौन लिखा हुआ है, ए की जगह पे लिखा हुआ है 3.5। तो ए की जगह पे जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं ए इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कितने हमारे पास 3.5, ठीक है स्टूडेंट्स, और सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ये फंक्शन साइन है, ये देखें फंक्शन साइन है। के की प्लेस पे क्या, देखिए एक्स की प्लेस पे तो एक्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, के की जगह क्या लिखा हुआ है, के की जगह लिखा हुआ है पाई बाय 3.0। अब पहले तो ये समझें के है क्या, के कहते हैं हम वेव नंबर को, किसे कहते हैं, वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं के, ठीक है। और के का फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, के का फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन लैम्डा। ये तो हो गया के का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करें, ये ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है 66, तो यहां ओमेगा लिख देता हूं, ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ। ओमेगा का भी फॉर्मूला होता है, ओमेगा को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आपको पता होगा, तो 2 पाई अपॉन टी ओमेगा का फॉर्मूला होता है। और ये हमें कितना गिवन है, 66 सेंटीमीटर गिवन है, और टी से टाइम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा दो चीजें मालूम करनी थी, ए और लैम्डा। ए तो मालूम हो गया, एम्पलीट्यूड कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब मालूम करना है हमें लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा कहाँ है, लैम्डा स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में आ रहा है लैम्डा, ठीक है, वेव नंबर वाले फॉर्मूले में। तो यहां से हम एक चीज लिखेंगे कि 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये किसके बराबर था, ये बराबर था के के, ठीक है। और के को अगर यहां से कंपेयर करें तो के किसके बराबर है, के बराबर है पाई बाय 3.0 के। तो इन दोनों को कंपेयर करा दें, लैम्डा का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला और के की कंपैरिजन वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगी पाई बाय 3.0, ठीक है। तो पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो गए, लैम्डा वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा 1 जा लैम्डा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो लैम्डा की स्टूडेंट्स जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, वो आंसर आया 6.0 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लैम्डा भी आ गया, मतलब वेवलेंथ भी आ गई वेव की, और हमने वेव का एम्पलीट्यूड भी मालूम कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2 और 3 अभी हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि 2 और 3 जो है रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम 5 के बाद करेंगे, ठीक है, करेंगे इसी पार्ट में हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं।
एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। आपको पता है प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, तो ये दिया हुआ है किलो पास्कल। ये कह रहे हैं कि प्रेशर में इंक्रीज आया, प्रेशर चेंज हुआ कितना 100 पास्कल का, causes a certain volume of water to decrease by 5 into 10 raised to the power minus 3% of its original volume। ये कह रहे हैं कि पानी पर जब प्रेशर लगा तो कितना चेंज, मतलब कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो ये लिखा हुआ है किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल का प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज होना मतलब चेंज इन प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा पी। अच्छा, अब हुआ क्या प्रेशर से कि वो जो पानी था उसका जो वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, कितना कम हो गया, 5 into 10 raised to the power minus 3% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ये थोड़ा समझिएगा, अब पानी का प्रेशर भी चेंज हुआ, तो सॉरी पानी का वॉल्यूम भी चेंज हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, 5 into 10 raised to the power minus 3% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम को हम यहाँ सपोज करते हैं वी। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर का ये आ गया और चेंज इन वॉल्यूम का क्या आ गया, ये आ गया, दिस परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चूंकि ये किलो पास्कल में दिया हुआ है तो इसको पास्कल में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा ही है, तो ये बन जाएगा 1 into 10 की पावर 5 पास्कल। ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, अच्छा एक काम करें, अब ये परसेंट में दिया हुआ है तो परसेंट कैसे हटाते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं 100 से, 100 का मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 into 10 की पावर -3 और -2 कितना हो गया, -5, और ये v आ गया। और एक काम और कर लेते हैं हम, वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, v मल्टीप्लाई, और अगर यहां लिया हूं डेल्टा v अपॉन v बन जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला है, तो ये आ गया 5 into 10 raised to the power -5। ठीक है, ये आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करें, अब निकालना क्या है, पहले तो हमें निकालना बल्क मॉडुलस। व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो बल्क मॉडुलस स्टूडेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, बल्क मॉडुलस को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला आप पढ़ेंगे वो होगा, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी पर वी। ठीक है, डेल्टा पी क्या था, जो प्रेशर में चेंज आया था, और डेल्टा वी पर वी क्या है, एक स्ट्रेन है, स्ट्रेन भी पढ़ लेंगे आप। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, याद रखें। अच्छा जी, डेल्टा पी की प्लेस पे क्या आएगा, डेल्टा पी की प्लेस पे आएगा 1 into 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 5 into 10 raised to the power -5, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब हम करेंगे 1 को 5 से डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर देख लेते हैं हम, अब हम करेंगे 1 को 5 से डिवाइड, तो ये आ रहा है 0.2, तो 0.2 इंटू -5 है, ऊपर जाके पॉजिटिव 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 5, तो 5 + 5 क्या हो गया 10। ठीक है, तो 0.2 इंटू 10 raised to the power 10, और अगर आप चाहें तो ये पॉइंट आगे लेके जाएंगी तो क्या होगा, आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 into 10 raised to the power, जब डेसिमल आगे जाता है तो पावर कम होती है, कितना आगे गया है, एक जंप आगे गया, तो 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब एक काम करें, ये देखें बुक में जो आंसर लिखा है वो बता रहा हूं, अब पहले तो इसको समझें, 2 into 10 की पावर 9 है ना। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 3 0 मैंने अलग कर लिए, और बाकी 9 थे ना टोटल, तो 3 0 मैंने अलग कर लिए, और बाकी 6 ऐसे लिख दिया। कर सकता हूं, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। और बल्क मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ठीक है, पास्कल हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये आंसर बनेगा 2000, 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा, तो ये मेगा, और आगे क्या आ गया, पास्कल। इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, MPa, मेगा पास्कल आंसर आ गया। हमने बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड चीज हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्पीड के लिए क्या करें, स्पीड के लिए स्पीड का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है स्टूडेंट्स, रूट बल्क मॉडुलस अपॉन
नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर जिसको हम कहते हैं रॉ। स्टूडेंट्स बल्क मॉडुलस आप निकाल चुके हैं, कितना आया है 2000, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ आया है, ऐसे ही आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका मतलब 1000 ही होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब 3 है, 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ तो 6 में से 3 का कितना बचा, ये बचा हमारे पास 3, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये करें कि 2000 इंटू 10 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 का क्यूब होता है 1000, ये रूट में है, 2000 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएंगे आपके पास 6 0 और इसका हम ले लेंगे रूट, ठीक है। तो कैलकुलेटर ये रहा हमारे पास, तो हम लेंगे 20000000 और इसका हम ले लेंगे रूट, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1414.21, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल ली स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ठीक है। आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक स्ट्रिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10 मीटर की स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ दी हुई है, एंड 0.25 न्यूटन इज अटैच्ड, ठीक है, टू द सीलिंग अ वेट ऑफ, अब देखें पहले तो यहाँ तक समझें, ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है हमारे पास 10 मीटर और इसका जो मास है वो है, इसका जो वेट है बल्कि वो है 0.25 न्यूटन, इज अटैच टू द सीलिंग, ठीक है, ये अटैच हुआ है यहाँ से सीलिंग से, अ वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन हैंग्स फ्रॉम इट्स लोअर एंड, इस स्ट्रिंग के लोअर एंड से हमने एक वेट हैंग किया जिसका जो वेट था कितना था, एक बॉडी हैंग करी जिसका वेट कितना था 1 किलो न्यूटन, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज सडनली डिस्प्लेस्ड, इस लोअर एंड को हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया अचानक, तो हाउ डज इट टेक्स द रिजल्टेंट वेव पल्स टू ट्रेवल टू द अपर एंड। अब देखें जब इसको आप मूव करेंगे ना यूं करके अचानक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगी, एक पल्स जनरेट होगी, ऐसे ही है, और वो पल्स कहाँ जा रही होगी, ऊपर जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक द रिजल्टेंट वेव, तो पता चला हमें वेव कितनी देर में जनरेट होगी ऊपर तक जाने में, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। और आखिर में क्या कह रहे हैं कि निगलेक्ट द वेट ऑफ द स्ट्रिंग इन कंपैरिजन टू द हैंगिंग मास, ये भी समझा देता हूं आपको मैं अभी, पहले डेटा बनाते हैं। लेंथ दी हुई है स्ट्रिंग की, कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, वेट दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं WS, वेट ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज 0.25 न्यूटन, ठीक है। अ वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन, ये उस बॉडी का मास है, तो मैं यहां लिख देता हूं WB लिख दें या WO लिख दें, O का मतलब ऑब्जेक्ट, कितना दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन। आपको पता है किलो न्यूटन का किलो का मतलब 10⁻³ मतलब 1000, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1000 से तो आपके पास आएगा 1000 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जी, द लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज सडनली डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। अब देखें हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है टाइम। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला, 9th में पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस का मतलब फासला, यहाँ पे डिस्टेंस को हमने क्या लिया हुआ, L लिया हुआ है, तो अगर मैं S की जगह L पुट करूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो पता चला L हमें गिवन है, ये देखें आपके सामने, T हमें निकालना है, T तो निकालना है, अभी हमें V नहीं पता, ठीक है। तो V का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, V का फॉर्मूला है, अभी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में, V इज इक्वल्स टू √T, T फॉर टेंशन, कैपिटल T, टेंशन आपको पता है किसमें, स्ट्रिंग में लगती है, अपॉन म्यू। ये म्यू क्या है, म्यू का मतलब है स्टूडेंट्स लीनियर मास डेंसिटी, क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर मास डेंसिटी, ये, ठीक है। तो इसका मतलब आपको V निकालने के लिए T और म्यू पता होना चाहिए, तो हम पहले ये निकालते हैं, T निकाल लेते हैं पहले, सही है।
तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर टेंशन। तो पहले तो स्टूडेंट्स आप गौर करें कि ये अभी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मीन पे है। जब कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब ये वेट हैंग हुआ हुआ है, तो आपको पता है एक ये वेट हैंग हुआ हुआ है, वेट इसका डाउनवर्ड है, तो इसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है, वो है टेंशन। ऐसे ही है, टेंशन लगती है आपको पता है स्ट्रिंग में लगती है, ऐसे ही है। तो टेंशन रेस्ट पोजीशन में किसके बराबर होगी, तो टेंशन हम लिखेंगे यहाँ बराबर होगी दो चीज़ों के वेट के। किसके वेट के, एक तो स्ट्रिंग का वेट आ गया, ठीक है, और एक किसका वेट आ गया, इस बॉडी का वेट आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉडी का वेट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द स्ट्रिंग। वेट ऑफ द स्ट्रिंग एज कंपेयर टू वेट ऑफ द बॉब इतना कम है कि आप इसको क्या करें, इग्नोर कर दें। तो यहां लिख देते निग्लेक्टिंग वेट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग के वेट को हम निग्लेक्ट करते हैं। जब निग्लेक्ट हो जाएगा तो ये फॉर्मूले से खत्म हो जाएगा। तो ये अब फॉर्मूला बनेगा टेंशन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, मतलब वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ऑफ द बॉडी कितना है, टेंशन इज इक्वल्स टू 1000, और टेंशन एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो टेंशन तो हमें मालूम हो गया, ठीक है। अब क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर म्यू। म्यू को कहते हैं स्टूडेंट्स लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, म्यू निकालने के लिए म्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअल है, ठीक है। तो मास अपॉन एल क्या फॉर्मूला है, ऊपर मास नीचे एल, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमें लेंथ पता है, ये देखें लेंथ दी हुई है स्ट्रिंग की, मास नहीं पता, ठीक है। तो मास के लिए क्या करें, पहले तो आपको पता होना चाहिए वेट क्या होगा। तो वेट ऑफ द स्ट्रिंग जो होता है वो बराबर होता है mg के, ये आपको पता होगा, ठीक है। वेट ऑफ द स्ट्रिंग है तो ws, मास ऑफ द स्ट्रिंग है तो ms। ws हमें पता है 0.25 था। मास अगर हम निकालेंगे तो क्या करें, g की जगह तो पता है आपको, ये आता है 10 से डिवाइड करते हैं, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा s, ठीक है। तो ये आ जाएगा मास ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 0.025 और किलोग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ द स्ट्रिंग आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन लेंथ, वो शायद मैंने फर्स्ट टाइम गलत लिख दिया था, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू, मास की जगह आ जाएगा 0.025 और लेंथ क्या है, लेंथ की जगह आएगा 10। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 0.025 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.0025, ठीक है। तो ये आ गया 0.0025, ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर मास डेंसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा जी, टेंशन हमने निकाल लिया था। तो आपको पहले बताया था कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो टेंशन की जगह क्या पुट होगा, टेंशन की जगह हो जाएगा 1000, और लीनियर मास डेंसिटी की जगह क्या पुट होगा, वहाँ हम 0.0025 पुट करेंगे और इसका रूट ले लेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। 1000 डिवाइडेड बाय 0.0025, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब इसका रूट ले लेते हैं। तो रूट लेने के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है 632.45, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने वी भी निकाल लिया। अब एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टाइम, और पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको एक रिलेशन के v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस की जगह हम यहाँ लेंगे l, तो l अपॉन टी हो गया, l की प्लेस पे 10 आ गया, टाइम की जगह क्या आएगा, टाइम निकालना है, और v की जगह अभी मैंने आपके सामने निकाला है 632.45, तो t यहाँ गया, ये यहाँ आ गया, तो t इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 632.45, तो उसको डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 डिवाइडेड बाय 632.45, तो ये आ रहा है हमारे पास टाइम इज इक्वल्स टू 0.0158,
और ये सेकंड्स आ गया, ठीक है। अच्छा 0.0158 को राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 0.016, ठीक है। 58 को हमने क्या ले लिया, 6 के बराबर ले लिया। अब बुक में क्या आंसर है वो देखें। अगर मैं इस पॉइंट को 1 2 3 डेसिमल आगे लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ आगे गए तो माइनस, और ये सेकंड आ गया। और आपको पता है कि 10⁻³ किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है। तो 10⁻³ जो है मिली के बराबर, और आगे क्या आ रहा है, सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और ये बेसिकली न्यूमेरिकल नहीं है, ये बेसिकली रीजनिंग क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एसएससी बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वाई द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये कह रहे हैं कि सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। आपको पता है मैटर की जो मेन 3 स्टेट्स हैं, वैसे तो 4 होती हैं। मैटर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होते हैं। इसी तरह अगर लिक्विड की बात करें तो थोड़ा बॉन्ड उनके दरमियान कम होता है, तो थोड़े कम क्लोज होते हैं। और गैस की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल जो हैं दूर दूर होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर बॉन्ड्स इज वेरी मच टाइटर, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं क्लोज होने की वजह से। इसीलिए देयरफॉर टेक्स लेस टाइम टू ट्रेवल। इसीलिए साउंड क्या है जल्दी से क्या करती है, एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से ट्रेवल करती है। तो इसीलिए सॉलिड में जो है साउंड फास्टर होती है, और एयर में क्या है, स्लोअर होती है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, करीब करीब होते हैं इसीलिए। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 दैट इज वो रीजनिंग क्वेश्चन है, वो हमारा रह गया। तो रीजनिंग क्वेश्चन देख लें कि व्हाई इज इट दैट योर ओन वॉइस साउंड स्ट्रेंज टू यू व्हेन यू हेयर इट प्लेड बैक ऑन अ टेप रिकॉर्डर, ठीक है, बट योर फ्रेंड्स ऑल अग्री दैट इट इज जस्ट व्हाट योर वॉइस साउंड्स लाइक। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो हमें, या फिर हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं टेप रिकॉर्डर पर, तो टेप रिकॉर्डर पर अपनी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो हमें वो अजीब सी लगती है। वो लगती नहीं है कि वो हमारी आवाज़ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है मेरी आवाज़ है, लेकिन अगर मैं टेप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ को सुनूँ तो थोड़ी सी चेंज मुझे अपनी आवाज़ लगेगी, ठीक है। ऐसा क्यों है, अब इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ बिकॉज, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। वी हैव बोन्स इन द साइड्स ऑफ आवर स्कल, ठीक है, that produce vibrations when you speak and make your voice sounds different to you than other people hear. You also have nasal cavities in the space below your eyes on the either side. ठीक, अब ये है समरी। ये 2 लाइनें जो लिखी है ना स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा। पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई आपके सामने खड़ा शख्स बातें कर रहा है आपसे, तो उसकी आवाज़ आप तक पहुँच रही है थ्रू एयर, ठीक है। वो मीडियम कौन है, वो एयर है। एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसकी आवाज़ आप तक लेके लाते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद बोल रहे होते हैं तो होता क्या है, तो होता ये है कि आपका जो पूरा ये सिस्टम है जिसमें स्कल आता है, नसल कैविटीज़ आती हैं जो आंखों के बिल्कुल नीचे होती हैं, ये भी वाइब्रेट करना क्या होती हैं स्टूडेंट्स, शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है। तो हम जब कुछ बोलेंगे ना, किसी कोई दूसरा बंदा हमारी आवाज़ सुनेगा, ठीक है, तो अगर वही आवाज़ हम अपनी टेप रिकॉर्डर पे सुने तो हमें चेंज क्यों नज़र आएगी, क्योंकि हमारे अंदर जो पूरा स्कल है, बोन्स हैं, बोन्स भी क्या करती हैं स्टूडेंट्स, वाइब्रेट करती हैं। तो इसका मतलब हमें अपनी आवाज़ पहुंचेगी किस वजह से, टेप रिकॉर्डर पे अगर हम सुनेंगे, एक तो एयर की वजह से पहुंचेगी, लेकिन साथ साथ बोन के वाइब्रेट होने की वजह से भी पहुंचेगी, ठीक है। तो आखिर में जो 2 लाइनें लिखी हैं वो क्या लिखी हैं, वी रिसीव द सिग्नल्स थ्रू एयर एंड बोन वाइब्रेशन। हम जो अपनी आवाज़ सुनते हैं स्टूडेंट्स, वो बोन के वाइब्रेशन पर और एयर की वजह से हम सुन रहे होते हैं। बट अदर पीपल रिसीव द सिग्नल्स थ्रू वाइब्रेशन। ऐसा ही है, दूसरे लोग जो हमारी आवाज़ सुनेंगे वो सिर्फ थ्रू एयर के वाइब्रेशन से सुनेंगे, लेकिन हम जो अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं उसमें बोन भी वाइब्रेट कर रही होती हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होते हैं,
वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर